प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इस समय सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं। पिछले टर्न पर सदिश बीजगणित के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि किसी दिए हुए सदिश के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है। जैसे बताया गया था कि यदि कोई एक सदिश दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ सदिश दिया हुआ है, तो इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश को हम ऐसे लिखते थे। एक है ए बराबर होता है वेक्टर ए अपान माडा वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का परिमाण, ये बताया गया था और इसमें प्रश्न भी हल किए थे। दूसरा चीज़ बताया गया था कि दो बिंदु है ए और बी, दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाला सदिश। यदि बिंदु ए की स्थिति सदिश मालूम है, बिंदु बी की स्थिति सदिश मालूम है, तो ए बी, तो वेक्टर ए बी क्या होता है ये बताया गया था। वेक्टर ए बी बराबर था वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ बी का मतलब था कि बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश। लिखा हुआ है एक वेक्टर पी क्यू याद करना है। पी और क्यू दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, ऐसे ज्ञात किया। और इसमें हम लोग प्रश्न भी हल किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत खंड सूत्र, सेक्शन फार्मूला। ये लिखा हुआ है सेक्शन फार्मूला खंड सूत्र। हम लोग इसके पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यदि कोई बिंदु अंतः विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, और बाह्य विभाजित करेगा तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ भी उसी तरह से है। यहाँ मान लिया गया कि कोई मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ए और बी दो बिंदु जिनकी स्थिति सदिश क्या है, ओ ए है। बिंदु ए की स्थिति फिगर बना हुआ है, देखिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। देखिए यहाँ पे बिंदु ए बिंदु बी, मूल बिंदु ओ है, ओ के सापेक्ष ए की स्थिति सदिश ए क्या है, वेक्टर ओ ए है, और बी की है वेक्टर ओ बी है। तब बिंदुओं ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को तीसरा बिंदु सी मान लिया गया। सी दो भागों में दो प्रकार से विभाजित कर सकता है। पहला क्या है, अंतः विभाजन, और दूसरा है बाह्य विभाजन, इंटरनल डिवीजन या अंतः विभाजन। तो मूल बिंदु ओ है, एक बिंदु ए है और बी, तो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड होंगे। ठीक, ए की स्थिति सदिश क्या है, ओ ए है, और बी की सदिश क्या है, ओ बी है। ए और बी के मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु जो है वो सी इस प्रकार है कि ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, वो इसे लिखा हुआ है। तो सी की स्थिति सदिश क्या होगी, क्योंकि ए की स्थिति सदिश मालूम है, बी की स्थिति सदिश मालूम है, तो इस बिंदु सी की स्थिति सदिश क्या होगी। तो यदि रेखाखंड ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो बिंदु सी की स्थिति सदिश है ओ सी। ओ सी बराबर है ओ बी प्लस, देखिए यम गुणे ओ बी, यम गुणे ओ बी और एन गुणे ओ ए, यम गुणे वेक्टर ओ बी प्लस एन गुणे वेक्टर ओ ए बटा एम प्लस ए। यम और एन क्या है, धनात्मक अदिश है। ओ बी और ओ बी क्या है, बी की सदिश है, और ओ ए क्या है, ए की सदिश है। इसका मतलब कि वेक्टर ओ सी या सी की सदिश बराबर क्या हो जाएगा, यम गुणे बी की सदिश प्लस एन गुणे ए की सदिश बटा एम प्लस एन। ठीक, ये फिगर होना। दूसरी स्थिति आती है जब एम अनुपात एन के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। फिगर देखिए बना हुआ है, मूल बिंदु वो है, ओ के सापेक्ष ए की सदिश है, बी की सदिश है, ए और बी को मिलाने वाले रेखा कोई बिंदु सी है। सी जो है ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को यम अनुपात एम, देखिए ये यम है, एम अनुपात एन के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो सी की स्थिति सदिश ओ सी बराबर हो जाएगा यम
गुणे बी के एसी सदिश माइनस एन गुणे ए के एसी सदिश बटा एम माइनस एन। फार्मूला वही है, प्लस की जगह पे माइनस हो गया। ठीक, अब एक नोट यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यदि सी ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ऐसे है, वेक्टर ए है, मध्य बिंदु कह रहा है एकदम ए हो गया, बी है। ठीक, यदि सी ए और बी एकदम मध्य बिंदु है, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो सी के स्थित सदिश, सी के स्थित सदिश बराबर हो जाएगा बिंदु ए के स्थित सदिश प्लस बिंदु बी के स्थित सदिश बटा 2। यदि पी और क्यू दिया रहेगा तो हो जाएगा बिंदु पी के स्थित सदिश प्लस बिंदु क्यू के स्थित सदिश बटा 2। ठीक, इसी पे एनसीईआरटी से संबंधित 2-3 प्रश्न दिए हुए देखा जाए। एक आ रहा है एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.2 का 15वां प्रश्न आ रहा है, बिंदु पी, ये पी की स्थित सदिश दी हुई है, बिंदु पी तथा बिंदु क्यू को मिलाने वाले रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु की स्थित सदिश ज्ञात करिए। अंतः तथा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु की स्थित सदिश ज्ञात करिए। अब देखिए, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R की स्थित सदिश, R की सदिश क्या होती है, m गुणे Q की स्थित सदिश प्लस n गुणे P की स्थित सदिश बटा m प्लस n। बताया गया पहले, तो R की स्थिति बिंदु R हो गया, m का मान क्या है 2, देखिए 2:1 लिखा हुआ है, m मान लिया ये m, देखिए तो हो गया m गुणे Q की स्थित सदिश ये है प्लस n का मान कितना है 1 है, P की स्थित सदिश ये है, गुणा करके हम करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया, ये है वेक्टर और R। ठीक, इसी प्रकार से जब बिंदु R की स्थिति सदिश तब जब P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, तो वेक्टर OR उस समय R की स्थिति सदिश क्या हो, OR बराबर हो जाएगा m गुणे Q के स्थिति सदिश, m गुणे Q के स्थिति सदिश माइनस हो जाएगा n गुणे P की स्थिति सदिश बटा m माइनस n, दो में से एक हटा देंगे। ठीक, इसको हल करेंगे तो हमारा यह आ जाएगा। इस प्रकार से यदि बाह्य विभाजन या अंतः विभाजन से संबंधित प्रश्न आता है तो उसको हम हल करेंगे। ठीक, उसी में अगला प्रश्न है, देखिए 16वां है, कहा कि दो बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु P का निर्देशांक दिया, देखिए दो बिंदु P जिसका निर्देशांक 2, 3, 4 है, Q क्या है 4, 1, -2 है, को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करिए। सदिश कह रहा है, तो सबसे पहले जो बिंदु दिए हुए हैं उनकी स्थित सदिश हम लिख लेंगे। तो माना कि देखिए, माना कि बिंदु R P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु है, हमको R की स्थित सदिश ज्ञात करनी है। कह रहा R मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मतलब R की स्थिति सदिश ज्ञात करनी है। ठीक, मध्य बिंदु है। अब P जो है वो निर्देशांक के रूप में दिया हुआ है, तो बिंदु P की स्थित सदिश जब भी स्थित सदिश लिखते हैं तो बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष होता है, तो बिंदु P की स्थित सदिश हो गया वेक्टर OP बराबर हो गया 2i + 3j + 4k। बिंदु Q की स्थित सदिश वेक्टर OQ बराबर हो गया 4i + j - 2k। यह हो गया P की स्थित सदिश हो गया, Q की स्थित सदिश हो गया। अब फार्मूला इसके पहले बताया गया है कि यदि R मध्य बिंदु है तो बिंदु R की स्थित सदिश बराबर हो जाएगा वेक्टर OR बटा P की स्थित सदिश प्लस Q की स्थित सदिश बटा 2। P की स्थित सदिश लिख लेंगे,
क्योंकि इसी सदिश लिख लेंगे बटा 2, ये निकल के हल करेंगे, यही आ गया मध्य बिंदु आर की स्थित सदिश। ठीक है, अगला देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर आता भी है। कह रहा है कि बिंदु ए, बी तथा सी, बिंदु ए, बी तथा सी जिनकी स्थित सदिश क्या है, बिंदु ए की स्थित सदिश ए है, बिंदु बी की स्थित सदिश ए है और बिंदु सी की स्थित सदिश ए है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। मतलब ऐसे यदि ये है, हमको दिखाना है कि जो त्रिभुज ए बी सी बनेगा वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज क्या परिभाषा क्या होती है कि एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक, और पाइथागोरस प्रमेय से किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यदि हम यह सिद्ध कर दें कि किसी भी एक भुजा का वर्ग ए बी लिखा हुआ है, ए बी सी है, ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकालें और सी ए निकाल लें, और किसी एक भुजा का वर्ग हम दिखा दें शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, इसका मतलब हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज हो जाएगा और बिंदु ए बी और सी उसका शीर्ष होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम नोट कर लें। दिया हुआ है बिंदु ए के स्थित सदिश वेक्टर ए इतना दिया हुआ है, बी के स्थित सदिश इतना दिया हुआ है, सी के स्थित सदिश इतना दिया हुआ है। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर, देखिए भुजा ज्ञात करना है, मतलब ए बी, बी सी सॉरी और सी ए बी ज्ञात कर लें, बी सी ज्ञात कर लें और सी ए ज्ञात कर लें। ठीक, और हमें दिखाएंगे किसी एक का वर्ग से दो जो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी ज्ञात कर लें, जो कि ए की स्थित सदिश मालूम है, बी की मालूम है और सी है। तो सबसे पहले वेक्टर ए बी ज्ञात करेंगे, वेक्टर ए बी, और जब वेक्टर ए बी ज्ञात हो जाएगा उसका परिमाण ज्ञात कर लेंगे, यही ए बी के बराबर हो जाएगा परिमाण। इसी प्रकार से वेक्टर बी सी ज्ञात करेंगे और ये बी सी हो जाएगा, और वेक्टर सी ए ज्ञात करके उसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो सी ए निकल जाएगा। ठीक, यही यहाँ किया गया है। तो इसलिए वेक्टर ए बी बराबर क्या होता है, बी की स्थित सदिश माइनस ए की स्थित सदिश, बी की स्थित सदिश माइनस ए की, तो बी की स्थित क्या है, बी है माइनस ए, बी का मान रख देंगे और ए का मान रख दिया गया है। हल करें हैं तो हमारा वेक्टर ए बी बराबर इतना आ गया, वेक्टर ए बी हो गया, और वेक्टर ए बी का परिमाण ये हो जाएगा माड ऑफ इतना बराबर हो गया 35, अंडर रूट 35 आ रहा है। इसका वर्क करेंगे तो कहानी हट जाएगी, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर, इसको आप सीधे भी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 35। फिर इसको ऐसे रखा जाए, फिर वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा, सी की स्थित सदिश माइनस बी की स्थित सदिश, सी की स्थित सदिश माइनस बी की स्थित सदिश। ठीक, सी की स्थित सदिश दिया हुआ है, बी की स्थित सदिश दिया हुआ है, हल करके हमारा माना जाएगा। फिर वेक्टर बी सी का परिमाण ज्ञात करेंगे और उसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा, यह आ जाएगा। इसी प्रकार से सी ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए की स्थित सदिश माइनस वेक्टर सी की स्थित सदिश, हल करेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ सी ए, या एक आ जाए वेक्टर सी ए का परिमाण बराबर हो जाएगा इतना आ जाएगा। अब जब तीनों भुजाएं निकल गई तो हम देखते हैं यदि किन्हीं दो भुजा के वर्ग का योगफल किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण होगा। अब यहाँ देखा जाए, हमको देखने से आ रहा है, देखिए बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी ए का स्क्वायर। देखिए ए बी के परिमाण का वर्ग कितना आया 35, सी ए के परिमाण का वेक्टर सी ए के परिमाण का वर्ग कितना 35 41 हो रहा है, और बी सी आ गया। देखिए यहाँ पे इसका मतलब कि इन दोनों भुजाओं ए बी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग, दो भुजा के वर्गों का योगफल
तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है, अतः दिया हुआ जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है कि वह दे दे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो वही जैसे निकाला गया है, हम वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी ए निकालेंगे, तीनों का परिमाण निकालेंगे। ये दो भुजा बराबर होगी तो समद्विबाहु हो जाएगा, और समकोण दिखाने के लिए किन्हीं दो भुजा के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यदि वह कहता है समबाहु त्रिभुज है तो हम वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए निकालेंगे, तीनों का परिमाण निकालेंगे। ये तीनों का परिमाण आपस में बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि वह समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब अगला जो टॉपिक है हम लोगों को है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ बना हुआ देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, मतलब दो सदिशों का गुणा कर दिया जाए अदिश गुणनफल में, तो जो गुणनफल होगा एक अदिश राशि आती है। हम मान लेते हैं कि दो शून्येतर, शून्येतर का मतलब शून्य के इतर, मतलब शून्य न हो। माना गया कि दो शून्येतर वेक्टर ए हैं और वेक्टर बी हैं, दो वेक्टर ए और बी हैं। ठीक, उनके बीच का कोण थीटा है। देखिए वेक्टर बना हुआ, वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, उनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो उनके अदिश गुणन को हम ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक, ये दो वेक्टर बी और सी हैं तो उनके अदिश गुणन को हम बी डॉट सी द्वारा करेंगे। तो यदि ए और बी दो शून्येतर वेक्टर हैं तो उनके अदिश गुणन को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और परिभाषित करते हैं निम्न प्रकार से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए का परिमाण गुणे वेक्टर बी का परिमाण इंटू कास थीटा। थीटा का मान दिया, एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, थीटा मस्ट भी ग्रेटर देन 0 आर लेस आर इक्वल टू पाई। तो ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कास थीटा, मतलब वेक्टर ए का परिमाण गुणे वेक्टर बी का परिमाण, या ए डॉट बी बराबर लिखा जाता है ए बी कास थीटा। यदि यह लिखा हुआ है, केवल यह लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई तीर का निशान नहीं है, इसका मतलब वो वेक्टर ए का परिमाण है। मतलब यह चीज़ चाहे इसको लिखा जाए और चाहे इसको लिखा जाए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो गया ए बी कास थीटा। यह हो गया दो सदिशों का अदिश गुणन। अब इसमें नोट करके लिखाया जाएगा कि यहाँ अब आता है कंडीशन कि ये दो वेक्टर परस्पर लंबवत हों, परस्पर लंबवत हों। तो जब वे दो वेक्टर मान लीजिए परस्पर लंबवत होंगे, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, परस्पर लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो थीटा और क्या हो जाएगा? 90 अंश। तो यहाँ थीटा जब परस्पर लंबवत होंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। अब देखा जाए उस स्थिति में ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कास 90 हो जाएगा, फार्मूले से हो जाएगा ए बी और कास 90 का मान क्या होता है? 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? 0 0। तो कभी भी हमको सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए कि दो वेक्टर या दो भुजाएं परस्पर लंबवत हैं, कुछ नहीं करना है, दोनों वेक्टरों का, दोनों सदिशों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद यदि वह गुणनफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों परस्पर लंबवत हैं।
सबसे आसान तरीका है दो वेक्टर को लंबवत सिद्ध करने का। तो उनका अदिश गुणन निकालना है, अदिश गुणन शून्य आ रहा है तो परस्पर लंबवत होंगे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जब परस्पर समांतर हो या समपाती हो, ऐसे दो वेक्टर परस्पर समपाती हो या क्या है परस्पर समांतर हो। ठीक, तो मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो जब दोनों वेक्टर परस्पर समांतर हैं तो थीटा उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, शून्य अंश हो जाएगा। दो वेक्टर यदि समांतर हैं तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, शून्य अंश हो जाएगा। मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उस स्थिति में देखिए ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कास थीटा, ये हो जाएगा ए बी कास जीरो, कास जीरो, और कास जीरो का मान 1 होता है ए बी। मतलब ये दो वेक्टर परस्पर समांतर हैं तो ए डॉट बी बराबर आ रहा है ए बी। इसका मतलब कि दो वेक्टर परस्पर समांतर हैं तो उनका आदेश गुणन उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर है। उनका अदिश गुणन उनके परिमाण के योगफल के बराबर है। ठीक है, ये हो सकता है। यदि परस्पर विपरीत है, जब दो वेक्टर परस्पर विपरीत हैं, जैसे ये है मान लीजिए वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, यहाँ से परस्पर दिशा क्या है कि विपरीत है, उस समय थीटा का मान थीटा और क्या हो जाएगा, पाई या 180 अंश हो जाएगा, पाई या 180 अंश हो जाएगा। उस स्थिति में देखिए ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कास 180, ये हो जाएगा ए बी कास 180 एक मान -1, ये हो जाएगा माइनस ए बी, ये होगा। तो ऐसे हम सिद्ध करेंगे। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल से संबंधित चीज़ें हम आगे के वीडियो में बताएंगे। तब तक जितना बताया गया है उसको आप किताब से देखेंगे, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, और बाकी चीज़ें जो है हम आगे के टर्न पे बताएंगे। इसके पहले जो चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वह सेक्शन फार्मूला हो, खंड सूत्र हो, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन हो, या सिद्ध करना समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु हुए या समबाहु हुए, इस तरह का यदि कोई प्रश्न विविध प्रश्नावली में या किसी प्रश्नावली में दिया हुआ है या किसी अन्य किताब का यदि प्रयोग कर रहे हो तो सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।